नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप कुमार आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको इस YouTube चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। स्पेशली हम 12th क्लास और 10th क्लास के सिलेबस पर फोकस करेंगे क्योंकि दोनों ही बोर्ड क्लासेस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स से, जिसकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो 12th क्लास में स्टूडेंट्स आप हो गए हैं। +1 क्लास में आप थे, किसी ने फिजिक्स पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, किसी को समझ में आई है, किसी को नहीं आई है। तो कई टेंशन में भी हैं, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स कि फिजिक्स को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कि फिजिक्स तो मुश्किल है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आपने +1 में फिजिक्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो +2 का सिलेबस है, 10+2 का जो सिलेबस है वो इतना रिलेट नहीं करता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, बट अगर नहीं आती हैं तो भी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल सिंपली और इजी तरीके से हर एक स्टेप को करेंगे, और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो के माध्यम से अगर समझाया जाए तो वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा, और जहां पर एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां एक्सपेरिमेंट का भी यूज करूंगा, खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपको दिखाऊंगा, और फिर मैं टॉपिक से रिलेट करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा। तो इससे क्या होता है कि आप इमेजिन कर पाएंगे और आप कनेक्ट कर पाएंगे टॉपिक से, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। जहां पर इमेजेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों, जब बारिश का मौसम होता है तो आपने बिजलियां चमकते हुए देखी होंगी, और इसी प्रकार से जब हम वॉशिंग मशीन में से, ड्रायर में से कपड़े निकालते हैं सुखाने के बाद, तो उनको सेपरेट कर पाना, उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जैसे आप टीवी स्क्रीन के आगे अपने हाथ को रखते हो तो जो आपके हेयर्स हैं वो टीवी स्क्रीन की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारे फिनोमेना आपने देखे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? आपने ट्रक के पीछे चैन बंधी हुई देखी होगी, जो पेट्रोल ले जाते हैं ट्रक। ऐसा क्यों होता है कि उनके नीचे जो है चैन बंधी होती है? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही रिलेट करते हैं। सारे जवाब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मिलेंगे। तो बच्चे, हिस्ट्री क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीछे? हिस्ट्री जानते हैं हम पहले, क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक की शुरुआत कहां से हुई है, वो आया कहां से है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 600 BC के अराउंड, जब थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया, एक एम्बर को किसी कपड़े के साथ उसने रब किया, और उसने क्या नोटिस किया कि उसने उस क्लॉथ के साथ रब करने के बाद ये देखा कि एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट्स को, हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो एम्बर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एम्बर बेसिकली एक ट्री रेजिन होता है, एक फॉसिल ट्री रेजिन होता है, फॉसिल ट्री रेजिन होता है। अब ये रेजिन क्या है? रेजिन मीन्स द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो एम्बर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमें पौधों के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और ये किस चीज के लिए फेमस है? ये इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है बच्चों। इसकी नेचुरल जो ब्यूटी है उसके लिए फेमस है। वैसे तो येलोइश ब्राउन कलर के अंदर मिलता है, लेकिन और बहुत से कलर हैं जिनमें ये मिलता है। तो इसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, और इसका यूज बेसिकली, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, तो इसलिए हम इसको ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं उनमें बनाने में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या देखा कि एम्बर जो है उसको कपड़े से रब करने के बाद वो बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरुआत हुई थी, हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन शुरू हो गई थी उस टाइम पे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आफ्टर दैट क्या हुआ। अराउंड 17th सेंचुरी के आसपास
बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने, वो अमेरिकन पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया था। और आफ्टर ड्यूफे ने भी उनको स्टडी किया, तो उन्होंने एक टर्म दी इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें एक टर्म का जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही शुरुआत करता हूं और फिर इनके रीजन बताऊंगा कि एम्बर ने लाइट ऑब्जेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट किया और अदर फिनोमेना जो मैंने पहले आपको बताया वो क्यों हुए। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक चार्जेस से अगर वन लाइन स्टेटमेंट में मैं कहूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस इनहिबिट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इनहिबिट प्रॉपर्टी होते हैं मैटर के। इनहिबिट का मतलब होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक। तो ये कहते हैं कि आंतरिक प्रॉपर्टी है मैटर की, कोई भी पदार्थ है उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी है। अब ये इसका मतलब ये है बच्चों कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता। मीन्स हमें नहीं मालूम कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज शुरुआत में कहां से आया। जैसे मास एक इनहिबिट प्रॉपर्टी है कि हमें नहीं मालूम कि मैटर ने मास को कैसे गेन किया, मास कैसे जनरेट हुआ। उसी टाइप से हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी नहीं पता कि मैटर के ऊपर शुरुआत में इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आया। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज किस वजह से बना, कैसे बना, इसके बारे में भी साइंटिस्ट को पता नहीं लग पाया है। इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनहिबिट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज तो इनहिबिट प्रॉपर्टी है, उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे मास एक आंतरिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो अब इसको आप दूसरे वे में कहें तो दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज responsible for electrostatic force। दूसरे में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है उसके पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन जो है किसी अदर ऑब्जेक्ट को, न्यूट्रॉन है जैसे, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है। नेट चार्ज जीरो है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो है नेट चार्ज क्या है, इसका जीरो है। तो इसलिए ये किसी टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शो नहीं करता है, बिकॉज इट इज न्यूट्रल, राइट, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन किसी टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है शो नहीं करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब यहां से देखिए बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम बताने जा रहे हैं। जैसे मास होता है बॉडी का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। कौन से फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है इस टर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास के कारण होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है। तो दोनों ही इनहिबिट प्रॉपर्टी है मैटर की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, fields and potential arising due to electric charge, due to electric charge। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बच्चों? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of force, fields and potential arising due to electric charge। अब जहां इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज है तो फील्ड भी बनेगी, और उसके कारण पोटेंशियल भी अराइज होगा। तो ये तीन टर्म आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है। तो जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ते चले जाएंगे हम इन तीनों टर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और तीनों को पढ़ने के बाद आपको ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कहा गया है कि ये स्टडी करती है फोर्स को, फील्ड को और पोटेंशियल को जो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जनरेट हुए, अराइज हुए हैं। तो हम इस टर्म को दोबारा जिक्र करेंगे इसका जब हम फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में समझ लेंगे। तो अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इस टर्म के अंदर एक और बात है आपको जो बताने जा रहा हूं कि जो वर्ड है स्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती हैं, और जब मूव करने लगता है तो उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टैटिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? स्टैटिक किसको बोलते हैं हम? स्टैटिक बोलेंगे एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग that doesn't move, anything that doesn't move or change its position with time। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर टाइम के साथ नहीं बदलता है, मीन्स वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? स्टैटिक पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? स्टैटिक है। अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो स्टैटिक नहीं, वो डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक मोशन में है, वो मूव कर रहा है। अगर मैं रेस्ट में हूं तो इसका मतलब स्टैटिक है। अगर मैं मूव कर रहा हूं आगे पीछे, दाएं बाएं, तो इसका मतलब मैं स्टैटिक नहीं हूं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बेसिकली जो है स्टडी करेगी इलेक्ट्रिक चार्ज को, और इलेक्ट्रिक चार्ज किस पोजीशन में होगा? वो रेस्ट पोजीशन में होगा, मूव नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो चार्ज किस में होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब भी हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमेशा चार्ज क्या होगा? रेस्ट पोजीशन पर होगा, वो मूव नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि चार्ज विल नॉट मूव और इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात और नोट करने के बच्चों, जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो वर्ड है जो ये कहां से आया है? जो इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है, ये टर्म है, ये कहां से आई है? ग्रीक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन से आई है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एम्बर, जो अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, पॉजिटिव रीजन। तो क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से आया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आज का मॉडर्न वर्ड है, मॉडर्न टर्म है जो, वो कहां से आई है? एम्बर से आई है। एम्बर को हम ग्रीक में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से क्या बना है?
इलेक्ट्रिसिटी जो है टर्म यहां से आई है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे इसके बारे में और क्लियरिटी हमें आती जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज की इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की इंपोर्टेंस का नहीं पता चलता कि ये यूज कहां हो रही है, तब तक बात नहीं बनती। तो इसकी इंपोर्टेंस क्या है, और मेरा मोटिव इस चैनल पर सिर्फ सिलेबस करवाना नहीं है। मेरा मोटिव इस चैनल पर यह नहीं है कि मैं सारा सिलेबस कवर करवा दूं, इसके साथ साथ ये है कि इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन भी बने बच्चे की। ठीक है, और साथ साथ मैं भी आपके साथ साथ सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो एक बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, हम दोनों ही सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूं इससे। तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंस। तो अब इंपोर्टेंस क्या है इसकी, देखिए आप इमेजिनेशन करिए। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मान लीजिए कुछ टाइम के लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं इस यूनिवर्स में, कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। पहला चेंज तो ये आ जाता है बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ देयर वर नो इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल नॉट बी एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होता, ऐसा कौन सा तूफान आ जाता वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कौन कौन से चेंज आ जाते। तो बच्चों बहुत सारे चेंज आ जाते। पहला चेंज किसमें आता, अगर माइक्रो लेवल पर जाएं तो आप एटम के स्ट्रक्चर को देखिए। एटम के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और किस कारण से रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता, नहीं करता, वो उस ऑर्बिट को छोड़कर चला जाता सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण। इसका मतलब ये है कि एटम की शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर सारा ही चेंज हो जाता, और एटम की शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इसके कारण जो एलिमेंट्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो कंपाउंड्स है, उनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगी, उनका शेप एंड साइज भी चेंज हो जाएगा। और इससे क्या इफेक्ट पड़ता, अगर शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो रही है तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ना होने से जो चीजें आज हमें दिखाई दे रही हैं, जो एटम आज अवेलेबल हैं, तो शायद वो ना होते, वो किसी और फॉर्म में होते, किसी और शेप एंड साइज एंड प्रॉपर्टीज के साथ वो होते। तो सबसे बड़ा चेंज ये होता कि एटम की स्ट्रक्चर ही शायद बदल गई होती। तो देखिए कितना बड़ा चेंज है, कोई छोटा चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कितना सब कुछ बैलेंस हो रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि एटॉमिक जो है स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी चेंज्ड, तो वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और सेकंड जो इसमें चेंज आता बेसिकली, वो चेंज क्या आता कि जो आयनिक कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, जैसे NaCl है, खाने जो कॉमन सॉल्ट बोलते हैं ना, जिसको कॉमन साल्ट होता है, कॉमन साल्ट होता है बच्चों, ये जो घरों में हम यूज करते हैं। तो NaCl है, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स है, इसमें सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब सोडियम पॉजिटिव नहीं होता और क्लोरीन नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक टाइप से न्यूट्रल होते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये इंटरेक्शन किस वजह से हो रहा है, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बनता है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा जो है आयनिक बॉन्ड भी नहीं बनता। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे जो है कंपाउंड नहीं बन पाते। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो शायद हमारे घरों में जो कॉमन साल्ट है वो भी नहीं होता, और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास नहीं होते, जैसे KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी अवेलेबल नहीं होता। तो जितने आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स हैं वो शायद आज अवेलेबल नहीं होते। वो किस वजह से अवेलेबल है, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए कितना बड़ा चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाएगा, एटम्स के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाएगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। और सबसे बड़ा चेंज कहाँ आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एक तो देखिए
आयनिक कंपाउंड में चेंज आएगा। दूसरा हमने बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तीसरा है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। ऐसा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो जब चार्ज जो है पर यूनिट टाइम फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप इस संसार को, इस वर्ल्ड को आज के दिन इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आपके हाथों में स्मार्टफोन नहीं होंगे, लैपटॉप नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टीवी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, हमारे घरों में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं होंगी, जो सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है वो अवेलेबल ही नहीं होती, वो किसी और मैकेनिज्म से चल रही होती। तो देखिए कितना बड़ा जो है चेंज आ जाएगा वर्ल्ड में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा। तो यूनिवर्स के अंदर देखिए आप कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है। तो बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जान सकते हैं। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ये बोलेंगे सर आपने तो मेडिकल का कोई एग्जांपल नहीं दिया। भाई मेडिकल में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका कोई ना कोई इफेक्ट है या नहीं है? तो बिल्कुल बच्चों इसका बहुत इफेक्ट है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में भी चेंज आ जाता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आयंस होते हैं, ठीक है। तो अगर वो आयंस नहीं होते, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो वो आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होते तो बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज हो गई होती, ठीक है। और आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए होता है उसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए के अंदर, तो उसमें भी चेंज आ जाता अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे कि डीएनए का और इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या रिलेशन है, उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या रिलेशन है? तो बच्चों आपने इस टाइप की शेप पढ़ी होगी, इस टाइप की शेप आपने देखी होगी, ठीक है। मेडिकल वाले बच्चे खुश हो गए कि हमारा टॉपिक आ गया। तो इस टाइप की शेप आपने देखी होगी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रैंड्स होती हैं, जो स्ट्रैंड्स होती हैं तो इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है या फिर उसको हेल्प मिलती है इस टाइप के स्ट्रक्चर को गेन करने में। और इसके बीच का जो स्ट्रैंड्स होती हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर। अब ये 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर मींस 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये बहुत कम डिस्टेंस है। तो ये स्ट्रैंड्स होती है, इनकी दूरी क्या होती है? इनके बीच का जो डिस्टेंस होते हैं 10⁻⁹ मीटर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लग रहा है वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा? कम होगा। ये हम कूलॉम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत सारा चेंज आ जाता अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। तो शायद अब आप इलेक्ट्रिक चार्ज की इंपोर्टेंस को समझ गए होंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो कहाँ यूज हो रहा है। तो देखिए कितना सारा चेंज आ जाता अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के और क्या क्या प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसे जनरेट होता है ऑब्जेक्ट के कारण। तो इससे आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो करीब 3 मिनट की है। तो उस वीडियो के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ठीक है, और उसके बाद हम वापस लौटते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे, अपने टॉपिक को रिलेट कर पाएंगे, इसलिए हमने वो एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है जो हम सभी ने कभी न कभी परफॉर्म किया ही होगा। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास एक कॉम है यानी कंघी है, और कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, और इस साइड जो है एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं जो कि बहुत ही हल्की हैं। और अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल नहीं है तो जो दवाइयाँ होती हैं उनके पीछे की जो फॉइल होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही इसमें यूज़ की है।
तो देखिए अभी तक मैंने इस कॉम को कहीं रब नहीं किया है और मैं विदाउट रबिंग इसको जो है कागज के टुकड़ों के पास लेकर जा रहा हूं, तो देखा कि इसने किसी भी कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं किया है। सिमिलरली जब मैंने इस कॉम को जो है एल्यूमिनियम फॉइल के पास लेकर गया तो इसने एल्यूमिनियम फॉइल को भी अट्रैक्ट नहीं किया है। अगर मैं इस कॉम को इस क्लॉथ के साथ रब करता हूं या अपने जो है हेयर के साथ रब करता हूं तो देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। और रबिंग करने के बाद जब मैं इनको कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाता हूं तो आप देख रहे हैं इसने ढेर सारे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है हम इस यूनिट के अंदर जानेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं एल्यूमिनियम फॉइल के साथ जो है करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। विदाउट रबिंग इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम चेक करें तो विदाउट रबिंग इसने किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल को अट्रैक्ट नहीं किया है। बट जब मैं इसको दोबारा इस क्लॉथ के साथ रब करता हूं तो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल को इसने अट्रैक्ट कर लिया, उसी प्रकार जैसे इसने कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया था। तो विदाउट रबिंग ये प्रोसेस अगर मैं दोबारा करना चाहूं तो ये किसी भी एल्यूमिनियम फॉइल को जो है अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा प्रोसेस करने के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट हम करना चाहेंगे जो शायद ही कभी हमने बचपन में किया होगा मगर थोड़ा बहुत सुना जरूर है उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। चलिए देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है और हमारी किस प्रकार से इस यूनिट में वो हेल्प कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस नल से जो है पानी की एक बिल्कुल पतली धार बह रही है और ये विदाउट डिस्टर्बिंग फ्लो कर रही है। और अब हम चेक करेंगे कि कॉम को क्लॉथ से रब करने के बाद क्या इसकी डायरेक्शन है वो चेंज होती है या नहीं होती है। मैंने अब इस कॉम को क्लॉथ से रब कर लिया और अब मैं इसको इस वाटर की करंट के बिल्कुल नज़दीक लेकर जाऊंगा। और जैसे ही मैं नज़दीक लेकर जा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि जितनी क्लॉथ जा रही है उतनी इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। मीन्स वाटर करंट जो है कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका अर्थ बच्चों ये है कि ये कॉम वाटर करंट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमने इस वीडियो के अंदर आपने 3 एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें हमने कॉम ली थी और उस कॉम को एक क्लॉथ के साथ रब किया था। तो रब करने से पहले हमने देखा कि विदाउट रबिंग क्या हुआ कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कॉम की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, ना ही एल्यूमिनियम फॉइल कॉम की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो रबिंग करने से ऐसा क्या हो गया कि रबिंग करने के बाद बिट्स ऑफ पेपर्स जो थे या फिर एल्यूमिनियम फॉइल थी या फिर जो वाटर है उसका जो फ्लो था वो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस है जिसके कारण ये हुआ, तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि रबिंग करने से ऐसा क्या हुआ। तो देखिए हम इमेजिन करते हैं एक ग्लास रोड है, मान लीजिए जो ग्लास की बनी हुई है, ये क्या है, ग्लास रोड है। ये बच्चों ग्लास रोड है जो किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। इसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, रेशम के कपड़े के साथ इसको हम रब करते हैं। ये है सिल्क क्लॉथ, ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ आप बोल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ग्लास रोड को रब कर रहा हूं सिल्क क्लॉथ के साथ। तो रबिंग करने के बाद क्या हो, देखो रबिंग करने से पहले दोनों ही न्यूट्रल थे, ग्लास रोड भी न्यूट्रल थी, ठीक है, और सिल्क क्लॉथ भी न्यूट्रल था। अब ये न्यूट्रल का अर्थ ये मत समझना बच्चों इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का अर्थ ये भी हो सकता है, न्यूट्रल का अगर आप जेन्युइनली देखो तो इसका मीन्स होता है कि नेट चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। तो इन दोनों टर्म में डिफरेंस है। मैं बोलूं कि चार्ज जीरो है और एक बोलूंगा नेट चार्ज जीरो है। तो नेट चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ग्लास रोड के अंदर एक टाइम के लिए मैं ले लेता हूं कि 20 तो पॉजिटिव चार्ज है और 20 क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल नेट चार्ज कितना हुआ, इसमें नेट चार्ज जीरो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है या प्रोटॉन नहीं है, एग्जिस्ट दोनों कर रहे हैं। न्यूट्रल का मीन्स क्या है, दोनों की संख्या क्या है, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, जिसके कारण वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या था कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो रबिंग करने से क्या हुआ, रबिंग करने से ग्लास रोड जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और जो सिल्क है,
आफ्टर रबिंग सिल्क के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो रबिंग करने से क्या हुआ कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये क्यों हुआ, रबिंग करने से क्या हो गया, क्या चार्ज प्रोड्यूस हो गया। हम बोल रहे हैं कि यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो क्या चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही, चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। तो फिर ये चार्ज आया कहां से, जनरेट कहां से हो गया, ये समझने का प्रोसेस है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ बच्चों, जैसे मान लीजिए एटम है, मैं सोडियम का ले लेता हूं, जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट एंड ये थर्ड ऑर्बिट। तो ये न्यूक्लियस है आपका, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और मास कितना होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि 11 है, तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से जो है टाइटली बाउंड नहीं है, मींस ये लेस टाइटली बाउंड है। सबसे कम जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, ये बाहर वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम है न्यूक्लियस का इसकी तरफ, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। जितना आप दूर जाते जाओगे तो न्यूक्लियस जो है फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम होता चला जाएगा। तो अब इससे क्या होगा बच्चों, इसको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, इसको हम एनर्जी अगर प्रोवाइड करवा दें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो सोडियम तो हमने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो आप ताकि मैंने डायग्राम बनाया ताकि आप मैकेनिज्म को कंपेयर कर पाए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ग्लास रोड और सिल्क के अंदर क्या हुआ। तो सिंपल यही मैकेनिज्म हुआ ग्लास रोड और सिल्क के अंदर। ठीक है, जैसे ही हमने रब किया, रब करने का मतलब है कि हमने उनको एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करवाने से क्या हुआ कि वो मटेरियल जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंड था, बिल्कुल वीकली बाउंड था, वो क्या करेगा, अपनी सरफेस को छोड़ देगा। अब बात ये है कि सिल्क में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ग्लास में से निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके वर्क फंक्शन पर। अब वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन मींस जिसका वर्क फंक्शन लेस है, मींस आप ये समझिए कि उस एटम को एनर्जी कम चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उस एटम को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करेगा वर्क फंक्शन। मींस जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो रिलीज नहीं करेगा, जिसको कम एनर्जी चाहिए वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, एक का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, एक का कम होगा। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर ना तो चार्ज प्रोड्यूस होता है ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा बच्चों, ट्रांसफर होगा किसका, चार्ज का, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और कहां से होगा, फ्रॉम वन बॉडी या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसफर होगा चार्ज का। ठीक है, चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या बेसिकली आप कहें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास उसका बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इसलिए वैलेंस शेल में भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो ट्रांसफर आप बोल सकते हो कि ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। तो अब देखिए इसके थोड़ा सा और समझते हैं इसको कि चार्ज कितना डेवलप होगा, क्या इक्वली डेवलप होगा मैग्नीट्यूड के अंदर या फिर अनइक्वल डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज जितना जनरेट ग्लास के ऊपर हुआ है, क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क के ऊपर होगा, या फिर सिल्क का नेगेटिव चार्ज रहेगा, ग्लास का कम रहेगा पॉजिटिव चार्ज, या फिर ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा या फिर कम आएगा। तो ये कैसे हम समझेंगे, तो देखिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्लास है और इसका चार्ज मैं इनिशियली यहाँ पर नोट कर रहा हूं। ठीक है, ये ग्लास है और ये जो है ये सिल्क है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इनिशियली क्या है कि शुरू में हम देखते हैं इनिशियली यानी स्टार्ट में हमने देखा तो
नेट चार्ज कितना था, 3 पॉजिटिव थे और 3 नेगेटिव थे, तो नेट चार्ज था 0। इसका देखिए कितने पॉजिटिव हैं, 6 पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं, 6 ही नेगेटिव, तो नेट चार्ज इसका भी 0 है। तभी तो हमने कहा था कि इनिशियली वो क्या थे, न्यूट्रल थे। तभी तो जो कॉम्ब हमने लिया था, कंघा जो हमने लिया था, वो स्टार्ट में क्या था, न्यूट्रल था, इसलिए उसने बिट्स ऑफ पेपर को या फिर एल्यूमिनियम फॉइल को अट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, अब रबिंग करने के बाद वो न्यूट्रल नहीं रहा, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो चार्ज के कारण क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो अब मान लेते हैं हमने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया। अब ये विदाउट रबिंग प्रोसेस है, इसमें हमने इसको कोई एनर्जी नहीं दी, ये क्या है, विदाउट रबिंग, हमने इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के बाद क्या होता है, देखिए आफ्टर रबिंग, रबिंग के बाद क्या होता है कि मान लीजिए ग्लास में से जो है इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए। हम मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन ग्लास का कम है, ठीक है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूं कहां ट्रांसफर हो गए, सिल्क के अंदर ट्रांसफर हो गए। देखिए पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहेगा इसके अंदर, 3 थे तो 3 ही है। अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 1, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां गए, सिल्क क्लॉथ में। कहां गए बच्चों, सिल्क क्लॉथ में। तो देखिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2 और बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 2 और बढ़ गए। तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज देखें हम कि अब नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से देखिए इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, ग्लास के अंदर 3 पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो इसके अंदर कितना चार्ज बच गया, 2 पॉजिटिव। कितना चार्ज बच गया, 2 पॉजिटिव। इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, देखिए प्लस के चार्ज कितने हैं इसके अंदर, 6 है बच्चों, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर, अब 8 हो गए। कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर कितना हो गया, इतना, ठीक है। ई मींस चार्ज इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के ऊपर, मींस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जो चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट होगा, मींस मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की 2 है, ठीक है, 2 है, तो मैग्नीट्यूड में तो क्या है, इक्वल है, बट साइन के अंदर अपोजिट है, ठीक है। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो चार्ज जनरेट हुआ है, ठीक है, वो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन आप कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट बोल सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल होगा, अपोजिट साइन होगा इसका, ठीक है। तो ये बात भी हम समझ गए कि जो रब करने के बाद मान लीजिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसके ऊपर कितना आएगा, 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो यानी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और दोनों ही आपस में अगर बाद में हम क्या करते हैं, इनको एक दूसरे क्लोज लाते हैं तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि कांटेक्ट में आने के बाद, कांटेक्ट में एक बार आ गए तो क्या मैं उसी कपड़े को या फिर उसी ग्लास रोड को दोबारा यूज कर सकता हूं। कहने का अर्थ यह है कि एक्सपेरिमेंट में जो कॉम्ब है, एक बार हमने कागज के टुकड़ों को चिपका दिया तो क्या दोबारा वो कागज के टुकड़ों को चिपका पाएगा, तो नहीं चिपका पाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब उसने एक बार छोटे टुकड़ों को चिपका लिया तो उसका जो चार्ज था वो 0 हो गया, मीन्स वो न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो दोबारा हमें वही प्रोसेस करने के लिए दोबारा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने चार्ज के 2 टाइप बताए, ठीक है, उन्होंने चार्ज के 2 टाइप बताए। तो अब आप वो टाइप के नाम ऐसे क्यों दिए गए थे वो आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपने समझ लिया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि 2 टाइप ऑफ चार्ज हैं, चार्जेस हैं, तो कौन कौन से हैं वो 2 टाइप, देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 टाइप हैं। पहला कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि 2 टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये टर्म बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग हैं, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों नाम दिए, इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं +2 एक पॉजिटिव नंबर है और -2
एक नेगेटिव नंबर है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। सिमिलरली जो चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्ज, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। इसीलिए जो है हमने इनको जो है टू टाइप से डिवाइड किया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको नाम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पहली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फर्स्ट क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब रिपेल का मीनिंग क्या होता है, प्रतिरोध करना, मीन्स एक दूसरे से दूर भागना, ठीक है, प्रतिरोध करना, एक दूसरे से दूर भागना, ठीक है। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज हैं, लाइक चार्जेस का मतलब यहाँ पर एक जैसे, एक समान, ठीक है, एक समान। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे हैं, एक जैसे होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एक दूसरे क्लोज लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये दूर भागेंगे। सिमिलरली ये भी क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे जब हम उनको एक दूसरे के क्लोज लेकर आएंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मीन्स आकर्षित करना, ठीक है। और अनलाइक का मीन्स जो डिफरेंट हो, जो कैसे हो, एक समान न हो, जो डिफरेंट हो। एग्जांपल मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऑपोजिट क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये अनलाइक चार्जेस हैं। जब हम इनको क्लोज लेकर आएंगे तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अगर हम बात करें, देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए कि कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए। मीन्स हमें टच करने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, एक नेगेटिव, उनको क्लोज लेकर आएंगे तो विदाउट टचिंग वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। मीन्स अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे और एक जैसे है तो रिपेल करेंगे। तो हमें कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं। जैसे कॉम्ब है, कागज के टुकड़ों से हमने टच नहीं किया था, विदाउट टचिंग उसने अट्रैक्ट कर लिया था, कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फर्दर जो है चार्ज के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।